थी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 करने के बाद हम उत्तराखंड राज्य सरकार का अभिनंदन करते हैं। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चुनावी तैयारियों को और धार देगी भाजपा। रविवार को दिल्ली में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश से वर्चुअली शामिल होंगे दिग्गज। चुनावी मुद्दों पर होगा मंथन। बीजेपी के सियासी कदम के साथ कांग्रेस ने भी मिलाई ताल। 10 नवंबर को हल्द्वानी से विजय संकल्प शंखनाद रैली का होगा आगाज। कई बड़े नेता कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पर किया पलटवार। कहा 2013 की आपदा में कांग्रेस क्यों भूली आस्था। और भैया दूज के पावन मौके पर शीतकाल के लिए बंद हुए केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। इस साल के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद कर चुकी बीजेपी ने अपनी तैयारियों को और तेज धार देना शुरू कर दिया है। इसी के तहत रविवार को दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश कार्यालय से कार्य समिति से जुड़े 13 सदस्य वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, बीसी खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, ये बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम 3 बजे तक चलेगी। जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की 1 दिवसीय बैठक, वर्चुअल बैठक कल होने जा रही है, जिसमें सभी प्रदेशों में के सभी प्रदेश कार्यालयों में जो जिस प्रदेश के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो लोग उसमें शामिल होंगे। उत्तराखंड में भी हमारे 13 लोग राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं जो इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 10 नवंबर को कांग्रेस हल्द्वानी से विजय संकल्प शंखनाद रैली का आगाज करेगी। रामलीला ग्राउंड में ये रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं इस रैली में घर वापसी कर चुके यशपाल आर्य समेत उनके बेटे के सम्मान समारोह के लिए भी एक आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के सतीश नैनवाल का कहना है कि विधानसभा चुनाव में माहौल कांग्रेस की तरफ है और जनता का कांग्रेस को भरपूर साथ मिल रहा है। वहीं उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि इस मौके पर कांग्रेस में कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। ये जो महत्वपूर्ण रैली है, कांग्रेस के 2022 के विधानसभा चुनावों का विजय का संकल्प लेकर शंखनाद हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर करेंगे। और अपने आप में आप देख रहे हैं कि हिमाचल की तर्ज पर जिस तरीके से यहाँ ट्रेंड चलता है, एक तरफा कांग्रेस की एक लहर चलने वाली है और जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना, उसके लिए इसीलिए हमने विजय संकल्प रैली इसका नाम रखा है। और इसमें हम पूर्व प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री यशपाल आर्य जी और नैनीताल के निवर्तमान हमारे जो विधायक हैं संजीव आर्य जी, इनका स्वागत होगा। उत्तराखंड की राजनीति में 2 सीटों का सियासी गणित ऐसा है कि जैसे जिस सीट के साथ जो मिथक जुड़ा है वैसा होना तय है। एक मिथक तो ये कि गंगोत्री सीट से जो जीतता है उसी पार्टी की ही सरकार बनती है, और दूसरा ये कि जो प्रदेश का शिक्षा मंत्री होता है वो दोबारा चुनाव लड़ने पर हार जाता है। लेकिन क्या इस बार ये मिथक टूट पाएगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीतिक पृष्ठभूमि का ये इतिहास रहा है कि प्रदेश में एक बार अगर कोई शिक्षा मंत्री बन गया तो वो दूसरी बार चुनाव लड़ने पर विधानसभा की दहलीज पर नहीं पहुंच पाता।
राज्य में अब तक हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो साल 2000 में बीजेपी सरकार में तीरथ सिंह रावत शिक्षा मंत्री बने, लेकिन 2002 में चुनाव में वो विधानसभा नहीं पहुंच पाए। इसके बाद साल 2002 में एनडी तिवारी सरकार में नरेंद्र सिंह भंडारी शिक्षा मंत्री बने, लेकिन साल 2007 के चुनाव में वो भी चुनाव हार गए। जबकि साल 2007 में बीजेपी सत्ता में आई तो इस बार गोविंद सिंह बिष्ट और खजानदार शिक्षा मंत्री बने, पर 2012 के चुनाव में वो भी हार गए। साल 2012 में फिर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और देवप्रयाग से विधायक रहे मंत्री प्रसाद नैथानी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, लेकिन शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी भी ये मिथक नहीं तोड़ पाए। लेकिन इस बार पूर्व सांसद बलराज पासी ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद पांडे इस मिथक को तोड़ देंगे। क्षेत्र में घूमते हैं, आपको ज्यादा पता है। आज के काम किए हैं, कई स्टेडियम बने हैं, इंटर कॉलेज बने हैं और भी सड़कें बनाने के काम हुए हैं, डिग्री कॉलेज का उद्घाटन है कल। इस क्षेत्र में अच्छे काम किए। वहीं जब इस बारे में मौजूदा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से सवाल किया गया तो वो अपने विभाग के कामों को गिनाते हुए भाजपा की बहुमत की सरकार बनने का दावा करते नजर आए। मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि जहां विद्यालय शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड प्रदेश 19वें नंबर पर होता था, बहुत पीछे होता था। आज शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में 4थे नंबर पे है। यह नीति आयोग ने प्रमाण पत्र दिया है। माननीय बलराज पासी जी के कहने का उद्देश्य यही है कि पहले लोग ट्रांसफर, पोस्टिंग, अटैचमेंट, धंधे पानी सब इसके लिए करते थे, तो कहीं न कहीं जनता भी ऐसा परिणाम देती थी, आशीर्वाद देती थी। आज शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में अलग से एक पहचान बना रहा है, तो निश्चित ही जनता इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। उत्तराखंड की राजनीति में इन मिथक को तोड़ने के दावे इससे पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन दावे करने वालों के अरमान अधूरे ही रह गए। ऐसे में एक बार फिर से ये दावा क्या सच साबित होगा या फिर मिथक ही रहेगा, इसके लिए सभी को चुनाव परिणाम तक इंतजार करना होगा। टाइम टीवी के लिए रुद्रपुर से गौतम सरकार की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के हरिद्वार दौरे की। आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां जैन मंदिर में उन्होंने विश्व रत्न गुरु सूर्य सागर जी महाराज से आशीर्वाद लिया और उनसे शिष्टाचार भेंट की। उनके द्वारा किया जाता है और कल एक बड़ी अच्छी बात यहाँ हुई है। सीतांबर और पीतांबर दोनों जो समुदाय हैं, उन दोनों समुदाय के लोगों ने यहाँ पर बड़ा अच्छा मिलन किया। निश्चित रूप से मिलन हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक रूप है, सबको मिलाने का रूप है। भगवान राम ने भी सबको मिलाया था, भगवान कृष्ण ने भी सबको मिलाया था, जैन मुनि ने भी वही काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि जो पार्टी 50 सालों तक बेमतलब की राजनीति कर रही थी, वो आज शिवालयों के चक्कर काट रही है। अब देखिए, 1950 से लेकर आज तक कांग्रेस ने कितनी आस्थाओं के साथ कुठाराघात किया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और बड़ी बात यह है वह कि जो कांग्रेस पहले ईद पार्टी में जाती थी, जो कांग्रेस पार्टी जो है पहले दरगाहों में घूमते रहते थे, अब वो शिवालय में जो है कल जल चढ़ाने के लिए, तो ये भी एक बड़ी बात है कि मोदी जी की कृपा है। बद्रीनाथ के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में आजकल विवाद चल रहा है। असल में पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट 2022 के विधानसभा चुनाव में हार को देखते हुए उनकी पत्नी को झूठे आरोपों में फंसाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस मामले में वो उनकी पत्नी को फंसाना चाहते हैं, असल में उसकी पहले जांच हो चुकी है, लेकिन विधायक के दबाव में फिर से जांच कराई जा रही है। आपको बता दें कि नंदा देवी राजजात में टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़ा ये मामला है। जांच की याद नहीं आई, अब चुनाव नजर आया, अपनी नैया डूबती हुई आई, तो फिर राजू भंडारी सपने में भी राजू भंडारी दिखता है। अब जांच फिर हो गई है, क्यों नहीं करी 5 साल तक? 7 साल से केंद्र में तुम्हारी सरकार है, 2011 का प्रकरण है। अगर राजू भंडारी दोषी है तो ले जाओ ना, जेलों के अंदर ले जाओ, हथकड़ियां लगाओ, पर केवल तुम अपने राजनीतिक फायदे के लिए लोगों के टोपियां उछालो, लोगों के आरोप लगाओ, ये तो दुनिया जानती है ना। माननीय विधायक जी 5 वर्षों तक तो कुछ किया नहीं, सोते रहे, जनता आपको नजर नहीं आई। अब जब चुनावों का बिगुल बज गया
तो अब राजू भंडारी को निशाना बना करके और अपने वोट की राजनीति साधने चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर सूबाई सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर यह आरोप लगाया था कि केदारनाथ के गर्भगृह से लाइव प्रसारण दिखाकर पीएम मोदी ने आस्था को तार-तार किया है। इसके जवाब में बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने कांग्रेस को 2013 की आपदा की याद दिलाते हुए कहा कि उस वक्त कांग्रेस को आस्था की याद क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे से बौखला गई है। देश अध्यक्ष एक पत्रकार के साथ जब गर्भगृह के अंदर अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, बाइट दे रहे हैं और जूते पहन के, इन लोगों को सवाल उठाने का भी अधिकार है। आपदा का दौर भले ही हो, पूजा प्रारंभ थी, उस पूजा चलते हुए में आप जूते पहन के, चमड़े के जूते पहन के गर्भगृह में घुस जाएंगे और कोई कहने वाला आपको नहीं होगा। आप जैसे लोगों को तो हम जवाब देना भी उचित नहीं समझ रहे थे। हम नहीं चाह रहे थे कि आपको जवाब दिया जाए, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वो आपके जितने आपकी चड्डी के छेद हैं वो सारे हम लोगों को दिखाएं। अक्टूबर में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए गोला पुल को हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी गोला पुल को 2 पहिया वाहनों के लिए नहीं खोला गया, लेकिन आम जनता ने पुल से हल्की फुल्की आवाजाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि क्षतिग्रस्त गोला पुल के अप्रोच की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में गोला पुल वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा। जिलाधिकारी का कहना है कि जल्द गोला पुल को लेकर IIT की एक टीम सर्वे करेगी। लॉन्ग टर्म इसमें प्लानिंग हो रही है। IIT के एक्सपर्ट्स और आपके NHAI के एक्सपर्ट्स इसको विजिट कर रहे हैं। तो अभी तो जो तात्कालिक हमें एक रेमेडी चाहिए, क्योंकि गोला पुल जो है उससे कुमाऊं को जाने वाले जितनी हैवी ट्रैफिक्स हैं उसके हम उस पुल के माध्यम से भेजते हैं ताकि शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति न रहे। तो तात्कालिक जो राहत है, और जैसे कि CM साहब ने निर्देश दिए हैं, उस हिसाब से हम तुरंत इसको में काम करवा के इसको चालू करना चाह रहे हैं। भैया दूज के मौके पर केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट शुक्रवार को शीतकाल के लिए बंद हो गए। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच शीतकाल के लिए बंद होंगे। एक रिपोर्ट। भैया दूज के पावन मौके पर परंपरा अनुसार विशेष पूजा अर्चना के बाद केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बाबा की डोली धाम से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए रवाना हो गई है। 7 नवंबर को बाबा की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान होगी, जहां अगले 6 महीने तक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन पूजन कर सकेंगे। इस बीच भैया दूज के मौके पर 12:30 पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी अगले 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुबह शीतकालीन पड़ाव खरसाली से समेश्वर देवता की डोली अपनी बहन यमुना को लेने धाम पहुंची। इसके बाद मां यमुना की डोली अपने मायके खरसाली के लिए रवाना हो गई, जहां अगले 6 महीने तक मां के दर्शन खरसाली में ही श्रद्धालु कर पाएंगे। उधर विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट भी अन्नकूट के पर्व पर शुक्रवार को दोपहर 11:45 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर गंगा की डोली मां गंगा के जयकारों के साथ मुखबा के लिए रवाना हुई। मुखबा मां गंगा का मायका है और शीतकाल के दौरान श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन मुखबा में ही करते हैं। बाकी बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। और अब बात करेंगे भाई दूज पर्व की। प्रदेश भर में भैया दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कहते हैं कि इस दिन 5 दिवसीय दीपोत्सव का भी समापन होता है। भाई दूज का त्योहार भी रक्षाबंधन की ही तरह होता है, जो भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए होता है। आखिर भाई दूज मनाने के पीछे क्या कुछ मान्यताएं हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथिया को मनाया जाने वाला पावन पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है।
इस त्योहार के पीछे मान्यता ये है कि यम देवता ने अपनी बहन यमी यानी यमुना को इसी दिन दर्शन दिए थे, जो बहुत समय से उनसे मिलने के लिए व्याकुल थी। अपने घर में भाई यम के आगमन पर यमुना ने प्रफुल्लित मन से उनकी आवभगत की, जिससे प्रसन्न होकर यम ने उसे वरदान दिया कि इस दिन यदि भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। साथ ही यमी ने अपने भाई से ये वचन भी लिया कि जिस प्रकार आज के दिन उनका भाई यम उनके घर आया है, हर भाई अपनी बहन के घर आए। तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चली आ रही है। भाई दूज के दिन बहनें यमराज के नाम से चौमुख दिया जलाकर घर के बाहर रखती है। मान्यता ये भी है कि दिया रखते समय अगर आसमान में चील उड़ती हुई दिखाई दे तो ये शुभ माना जाता है। भाई दूज के दिन हर बहन रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक करती है और हथेली में कलावा बांधती है। भाई का मुंह मीठा कर आरती उतारती है, जिसके बाद भाई अपनी बहन को कुछ उपहार या दक्षिणा भी देते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के प्रति स्नेह को अभिव्यक्त करती हैं। साथ ही बहनें अपने भाई की खुशहाली और लंबी उम्र की कामना करती हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। दिवाली के मौके पर लंबे त्योहारी सीजन को लेकर रुड़की में जाम ने लोगों के साथ प्रशासन के भी खूब पसीने छुड़ाए। हर जगह जाम के झाम से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। हालांकि मुख्य चौराहों पर सीपीयू की टीम ने कमान अपने हाथों में ली, तब जाकर लोगों को जाम से थोड़ी बहुत निजात मिल सकी। क्योंकि रुड़की पूरे देहात का मार्केट है, तो यहाँ पर लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं और किसी को अनावश्यक रूप से जाम में ना फंसे और किसी को कोई ज़्यादा असुविधा ना हो, इसके लिए हमने सीपीयू की जो टीम है उनकी 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही है और ट्रैफिक के भी जो कांस्टेबल्स हैं या हमारे जो हेड कांस्टेबल्स हैं या सब इंस्पेक्टर हैं 12-12 घंटे की ड्यूटी लगातार कर रहे हैं। चौराहों पर मुख्य चौराहों पर जहाँ पर भी ट्रैफिक का थोड़ा दबाव नज़र आता है वहाँ पर जो इनको ड्यूटी पर लगाया गया है। रुड़की के भगवानपुर तहसील के किशनपुर गांव में पिछले 20 साल से बंजर जमीन पर काबिज परिवार ने गांव के दबंग व्यक्ति पर कई आरोप लगाए हैं। परिवार का आरोप है कि दबंग ने जमीन पर कब्जा कर चारों तरफ बाउंड्री कर छप्पर डाल दिया है। इस मामले में एसडीएम से शिकायत के बाद क्षेत्रीय पटवारी ने भी जांच के नाम पर उल्टा पीड़ित परिवार को धमकाने का काम किया है। किशनपुर जमालपुर तो अल्ताफ आदमी वो हमारी कुल्डी को कब्जा करना चाह रहा जी। हर 20-25 साल तो हमारा कब्जा है, तो हमें ठुआरा जी वो बाउंड्री बढ़ ली उसमें और छप्पर डाल दिया। तो क्या कहता है तुम? हमारी लड़ाई झगड़ा करता है जी, मतलब मारने की धमकी दे जी। किशनपुर जमालपुर खत्तों की जमीन है ग्राम समाज की, गिलताप नाम का आदमी धमकी दे मारने की, ठुआरा 2 कुल्डी बढ़ दी 20-25 साल है गए हमारा तो हुई और ठुआरा जी छप्पर भी डाल लिया। कहा जी हमारे बाप दादा की थरा क्या हो यहाँ। पटवारी आता उसने भी बदतमीजी करी जी, कहीं मुँह तोड़ने को कह रहा, कहीं कह रहा इसकी बाप दादा की थरा क्या बैठ रहा है यहाँ से जी। अगर जो क्या नाम पटवारी को भी पैसे दे रखे जी, तो क्या नाम पुलिस वाले 2 आए तो उन्हें भी पैसे दे दिए और मारने की धमकी दे यहाँ से कि जी तुम मार दूंगा उठा दूंगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाएंगे। धन सिंह रावत ने कहा कि 15 दिसंबर से पहले 18 साल से ऊपर के लोगों को दूसरी डोज के 100% के लक्ष्य को सरकार हासिल करेगी। परसों मैं पौड़ी ज़िले की बैठक कर रहा हूँ, फिर हरिद्वार ज़िले की बैठक कर रहा हूँ और अब मैं जिला वाइज सब बैठकें कर रहा हूँ। और इसमें हमारा टारगेट ये है कि 15 दिसंबर तक हमको 100% लोगों पे दूसरी डोज भी वैक्सीन लगानी है और इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। घर घर जाके भी वैक्सीन लगानी पड़ेगी तो भी लगा रही है।